हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी से। जो ये पेपर है आपका बायोलॉजी का एमसीक्यू पेपर है, जो हमारे छात्र छात्रा किसी भी प्रकार की परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षा जैसे नीट है, यूपीपी है, इन सब की परीक्षा जो देने वाले हैं, खासकर जो नीट अभ्यर्थी हैं, उनके लिए इकोलॉजी से आपका पेपर है। इकोलॉजी से जो पूछे जाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी पार्ट से आपको ऑब्जेक्टिव तैयार किए जाते हैं। 5 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, यानी 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा और 20 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो बिना देरी के हुए चलते हैं ले आपको आपके इस क्वेश्चन पेपर के सागर में। तो देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको बता देना बहुत ज़रूरी है। इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो ई हेकल ने किया था, और फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर को कहते हैं। ठीक है, रीटर जो है इसे फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं, और प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को इंडियन फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहते हैं, यानी भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के वो जनक हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिया गया है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। एंडेमिक पादप क्या है? विश्वव्यापी, क्षेत्र विशेष में ही पाए जाने वाला है, या ऊंचाई पर पाए जाते हैं, या उत्तरी ध्रुव पर पाए जाने वाला है? तो जो आपका एंडेमिक पौधा है वह क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाला पौधा है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अभीज परिस्थिति की जनसंख्या को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं जैविक विभव, कहते हैं जैविक विभव। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका में एंडेमिक जातियों के पाए जाने के कारण क्या है? तो क्या कारण है? इसमें महाद्वीपीय पृथक्करण होता है, ये सही है दूसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी समिष्टि में अबाधित जनन की क्षमता को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जैव विभव कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका, किसी जाति के सदस्यों के लिए सत्य कथन क्या है? तो ये है अंतर जाति। किसी जाति के सदस्यों के लिए सत्य कथन क्या है? वो है अंतर प्रजनन होता है। जब 2 इकोसिस्टम एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह क्षेत्र कहलाता है आपका इकोटोन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वह पादप समुदाय जो किसी स्थान पर अनुक्रमण प्रारंभ करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पुरोगामी समुदाय। ठीक है, और किसी बंजर भूमि पर किसी बंजर भूमि पर कौन से पौधे अनुक्रमण प्रारंभ करते हैं? तो वो हैं आपके लाइकेन। पादपों के अनुक्रमण के अंतिम समुदाय को क्या कहते हैं? चरम, उसको कहते हैं चरम समुदाय। क्या कहते हैं? चरम समुदाय। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक जातियों के समूह, 2 या 2 से अधिक जातियों के पौधों का समूह क्या कहलाता है? तो कहलाता है पादप समुदाय। अनुक्रमण के फलस्वरूप बना अस्थायी पौधा पादप समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं मरुद्भिद वनस्पति।
अनुक्रमण के फलस्वरूप बना अस्थायी पादप समुदाय क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्लाइमेक्स समुदाय। ठीक है। और एक जलीय काय के अनुक्रमण के फलस्वरूप बना जो पौधा होता है उससे कहते हैं समूहोद्भिद वनस्पति। भोजन प्रकाश तथा स्थान की सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है किसमें? एक ही क्षेत्र में उगने वाले समीप से संबंधित जातियों में, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। सर्वाधिक सफल पराश्रयी वे हैं जो क्या है? अपने पोषक को नष्ट नहीं करते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये आपको बताया गया अभी, ये यानी अर्नेस्ट हैकल ने दिया था 1866 में। तो ये आपको देखना है। ठीक है। रेटर है, इसमें ये गलत है। जीव व वातावरण के मध्य संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं क्या कहते हैं उसको? पारिस्थितिकी कहते हैं। भारत में इकोलॉजी के जनक कौन है? अभी आपको बताया गया था। तो भारत में जो इकोलॉजी के जनक हैं वो हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक इकोसिस्टम में क्या होते हैं? एक प्राथमिक उत्पाद अधिक होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से, यानी ये आपका सही है। ठीक है। अगला है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टंसले ने दिया था। देखिए, ध्यान रहे, जो भी क्वेश्चन आप करें उस पर खूब अपनी निगरानी रखें और मिस्टेक मत करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो ठीक है, लेकिन उसको साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका टिक कहीं दूसरे पर लग गया गलती से भी तो वो नंबर आपका कट ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बड़े इकोसिस्टम क्या कहलाते हैं? तो बड़े इकोसिस्टम जो हैं वो कहलाते हैं बायोम्स। क्या कहलाते हैं? बायोम कहलाते हैं। बायोसिनोसिस नाम किसने दिया था? तो बायोसिनोसिस नाम जो दिया था कार्ल मोबियस ने दिया था। इकोसिस्टम में गिद्ध क्या होते हैं? तो इकोसिस्टम में गिद्ध जो है अपमार्जक होते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम ऊर्जा किस पोषण पर संचित होती है? तो वो होती है उत्पादन पर। पारतंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारतंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। पारतंत्र की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो इसमें कौन सही है? इसमें ये पौधों, जंतु तथा सूक्ष्मजीवों के विभिन्न समुदाय अपने भौतिक रासायनिक वातावरण के साथ में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्वपूर्ण कारण है वह है ऊर्जा का प्रवाह और पदार्थों का चक्रीकरण, अर्थात ये दोनों है। अगला है इकोसिस्टम है क्या? तो इकोसिस्टम क्या है? कोई क्रियात्मक इकाई जिसमें दिए गए क्षेत्र में पूरा समुदाय अजैविक कारकों के साथ में अंतर्क्रिया करता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की रचना एवं उसके कार्य का प्रतीक है। यह तथ्य किसने स्थापित किया था? तो यह तथ्य टेंसले ने स्थापित किया था। ठीक है।
विश्व के विशालतम पारतंत्र कौन से हैं? तो विश्व के जो विशालतम पारतंत्र हैं वह महासागर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो है मानव निर्मित झील तथा बांध का पारिस्थितिकी तंत्र। ताल ताल क्या है? ताल एक ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। नेपेंथीज क्या है? ठीक है, तो नेपेंथीज उत्पादक और उपभोक्ता ये दोनों है। अगला, कौन सर्वाहारी है? सर्वाहारी कौन होता है? मेढक, शेर, हिरण या मानव? तो मानव। कौन सा जैविक घटक खनिजों के पुनः चक्रण में मुख्य रूप से सहायक होता है? तो वो है आपका अपघटक। पोषण स्तर बने होते हैं किसके? खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीवों द्वारा। ठीक है, एक वन के पारतंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं प्राथमिक उत्पादक होते हैं। एक पारतंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या है? तो उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है। जहाँ पारिस्थितिकी श्रृंखला का संबंध है, मनुष्य क्या है? ये पूछ रहा है कि मनुष्य वहाँ पर क्या है? तो मनुष्य यहाँ पर एक उपभोक्ता है। पौधा खाया जाता है शाकाहारी द्वारा, फिर शाकाहारी को मांसाहारी द्वारा खाया जाता है। ये मिलकर क्या बनाते हैं? ये पूछ रहा है। तो ये मिलकर एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। मोर सांप को खाता है। सांप जो है, मोर सांप को खाता है। सांप हरे पौधों पर निर्भर कीटों को खाता है। तब मोर क्या होगा? ठीक है, तो मोर होगा आपका यहाँ पर खाद्य पिरामिड का शिखर हो जाएगा। अगला है, यदि हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को यानी अपघटकों को हटा देते हैं तब पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य भयंकर रूप से प्रभावित होते हैं। क्योंकि खनिजों का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, जब खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, एक सुदूर वन में बांस का पादप उगता है, तो इसका पोषण स्तर क्या होगा? तो इसका होगा प्रथम पोषण स्तर। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस रास्ते से होता है? ये आपको बताने हैं। तो इसमें कौन सही है? पहले उत्पादक। सबसे पहले तो पारिस्थितिकी तंत्र में फाउंडर कौन होता है? उत्पादक होता है। फिर शाकाहारी, मांसाहारी और अपघटन करता है, यानी ये आपका सही है। ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं ये बताने। तो ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं, ये सही होना चाहिए। पोखर के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का इकोलॉजी पिरामिड किस प्रकार होता है? तो ये होता है आपका सीधा होता है। वह पारिस्थितिकी तंत्र परिवर्तन का विरोध इसलिए करता है क्योंकि यह स्थापित होता है कहाँ? समस्थैतिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि किसी को सिस्टम के बारे में क्या सही है? तो ये सही है, ये स्वनियंत्रण होता है, आत्मनिर्भर है, उच्च मांसाहारी
चरम पोष स्तर सब इसमें सही है सब। ठीक है। अगला है, एक घास स्थल परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? तो खाद्य स्थल पर संख्या का पिरामिड जो है कैसा होगा? सीधा होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी इकोसिस्टम के प्रति इकाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक संख्या में उत्पाद किसमें पाए जाते हैं? तो पाए जाएंगे तालाब में। उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा का संग्रहण जाना जाता है किसमें? द्वितीयक उपभोक्ता में। और कुल प्राथमिक उत्पादकता क्या है इसमें? सुपोषी के कार्बनिक अणु के निर्माण में की दर। ठीक है। अगला है, कार्बन चक्र में कार्मिक व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो ये है आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, इस रूप में होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण मुख्यतः होता है, तो इसमें सहजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थों के अजैविक घटक से जैविक घटक का पुनः अजैविक घटकों में प्रवाह अधिक या कम चक्रीय क्रम में होता है, जो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है भू रासायनिक चक्र। ठीक है। अगला है कि पादप वृद्धि के लिए उत्तम क्या है? तो पादप वृद्धि के लिए जो उत्तम है वह है दोमट। सबसे कम छिद्रिल मृदा कौन सी होती है? सबसे कम छिद्रिल मृदा जो होती है वो चिकनी मृदा होती है। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ये आपको बताना है कि जो मृदा से संबंधित होती है, तो मृदा से जो समझो उसे पीडोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तम मृदा वह होती है जो क्या करती है? जल को अंदर धीरे धीरे रिसने देती है, वो सबसे अच्छी मृदा होती है। अगला क्वेश्चन होता है, किन कणों में सतह की मृदा 1 मीटर गहराई पर पाए जाने वाली मृदा से अधिक गहरे रंग की होती है? क्योंकि वह क्या बता रहा है? क्योंकि वो कार्बन पदार्थों से युक्त होती है। अगला क्वेश्चन होता है कि मृदा उर्वरा तब कहलाती है जब क्या होता है? वह जल एवं सभी आवश्यक तत्वों को अनुकूल अनुपात में धारण कर लेती है। अगला क्वेश्चन है कि पादपों को उगाने के लिए मृदा की उपयुक्त पीएच क्या होती है? तो पादपों को उगाने के लिए मृदा की उपयुक्त जो पीएच मान होता है वह होते है 5.5 से 6.5 तक। भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? तो भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले वन को कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन। क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घास के मैदान जिनमें दूर दूर तक वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं सवाना। ठीक है। अगला है कि भारत के शीतोष्ण सदाहरित वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हिमालय में। कौन सा बायोम बर्फीला रेगिस्तान कहलाता है? ये बताना है। तो वो होता है टुंड्रा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बायोम में पादप एवं जंतु सबसे अधिक पाए जाते हैं? कौन से बायोम में पादप और जंतु सर्वाधिक पाए जाते हैं? वो है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का शरद रंजन प्रकट होता है
किसमें? शीतोष्ण प्रपाठी में। ठीक है। ये अफ्रीका के बेल्टस और दक्षिणी अमेरिका के पेम्पास क्या है? तो वो है घास स्तरीय बायोम होते हैं। अगला है सवाना क्या है? तो सवाना क्या है? सवाना घास स्थल बिखरे पेड़ों के साथ होता है। पृथ्वी के समस्त जैविक व अजैविक कारक मिलकर बनाते हैं क्या? जीवमंडल। जीवमंडल शब्द प्रयुक्त होता है पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए जहाँ जीवन स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में होता है। ठीक है। जब बायोस्फीयर मनुष्य प्रभावी वातावरण में बदल जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मनुष्य स्फीयर कहलाता है। जीवमंडल किन से बना होता है? तो जीवमंडल किससे बना होता है? जीवमंडल जो है जीव, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल से मिलकर के बने हुए होते हैं। ठीक है। अगला देखिए है ब्लूम पाया जाता है किसमें? तो ब्लूम पाया जाता है यूट्रोपिक झील में। ठीक है। रोडेडेंड्रान किस क्षेत्र की लाक्षणिक वनस्पति है? ये आपको बताने हैं। तो वो है आपकी अल्पाइन की होती है। ठीक है। इस देश में निम्न में से कौन सा पादप खतरनाक जलीय खरपतवार है? तो ये है आपका आइकॉर्निया। ठीक है। आइकॉर्निया जो है बहुत ही खूंखार है, यानी बहुत ही खतरनाक है। अगला क्वेश्चन है किस उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपयोग में नहीं लाया जाता है? उपयोगी नहीं है वो बताना है। तो वनोन्मूलन। ठीक है, ये सही है। पर्यावरण योजना किस संगठन से संबंधित है? तो पर्यावरण जो योजना होती है वो NEERI से संबंधित होती है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो वायु प्रदूषक नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वायु प्रदूषक नहीं होता है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का जो कारण है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ये प्रकाश रासायनिक धुआं में पाया जाता है। तो प्रकाश रासायनिक धुआं में पाया जाता है कौन कौन? NO2 और O2, यानी ये आपका चौथा सही है। किस आवास में लाइकेन का पाया जाना दर्शाता है? तो लाइकेन का पाया जाना इसका मतलब ये होता है कि वायु प्रदूषण नहीं है, अनुपस्थित है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कौन सा प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन दर्शाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है आपका DDT, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ये DDT है आपका, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT है। किस किस किससे कोई वातावरणीय प्रदूषण नहीं होता है? हाइड्रोजन से। ठीक है। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है? वो क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट। निम्नलिखित में से
मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? तो मुख्य वायु प्रदूषक है आपका CO। कौन जलीय प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है? कौन जलीय प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है? वह है वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरणीय प्रदूषक दिल्ली में मोटर गाड़ियों के निर्वातक से उत्पन्न नहीं होता है? वह है आपका राख। प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है किसके लिए? तो प्रदूषण नियंत्रित होता है वायुमंडल उपचार द्वारा, परमाणु विस्फोटों के द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा। ठीक है। यदि जल प्रदूषण वर्तमान दर से होता रहा तो क्या होगा? तो जलीय पादपों को ऑक्सीजन और अपर्याप्त हो जाएंगे। पौधों को अत्यधिक फ्लोराइड सांद्रता में रखने से लाक्षणिक ऊतकक्षय या हरिमहीनता हो जाती है। ठीक है। तो क्या होगा इसमें? पर्णशीर्ष तथा पर्णतटों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई तथा कलकत्ता जैसे नगरों में मुख्य वायु प्रदूषक है कौन? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। कुछ औद्योगिक नगरों में अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रभाव है। क्या है देखना है आपको। तो यह है जीवाश्म ईंधन के जलने से ये। अगला क्वेश्चन है आजकल कौन सबसे अधिक वायु प्रदूषक है? आजकल कौन सबसे अधिक वायु प्रदूषक है ये बताना है। तो यह है मोटर गाड़ियाँ। ठीक है। मोटर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषक के कारण हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल और वायु के द्वारा मृदा का हटाना क्या कहलाता है? तो कहलाता है अपरदन कहलाता है। क्या? अपरदन कहलाता है। यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या बताता है? तो यूट्रोफिकेशन बताता है कि जलीय इकोसिस्टम में उच्च उत्पादन। ठीक है। ये बताता है। अगला क्वेश्चन है फोटोकेमिकल धुआं प्रथम बार देखा गया। फोटोकेमिकल धुआं प्रथम बार देखा गया किसमें? लॉस एंजल्स में। ठीक है। अगला है घरेलू व्यर्थ से बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जैव विघटनीय प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है। गंगा नदी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्रोत क्या होता है? ठीक है। तो इसमें है मनोव्यर्थ। यदि झील DDT से संदूषित हो तो किसमें इसकी उच्चतम सांद्रता होगी? तो इसमें उच्चतम जो सांद्रता होगी वो होगी तृतीय उपभोक्ता की। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स द्वारा उत्पादित सबसे हानिकारक वायु प्रदूषक कौन है? तो वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सीवेज जल शुद्ध किया जाता है। सीवेज किससे शुद्ध किया जाता है? सूक्ष्म यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा। जेट प्लेन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक कौन है? तो जेट प्लेन उत्सर्जक में मुख्य प्रदूषक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
अगला है, कहा जा रहा है कि ताजमहल नष्ट हो सकता है, किसके कारण? तो ताजमहल के नष्ट होने का कारण क्या है? मथुरा के तेल रिफाइनरी से मुक्त वायु प्रदूषकों द्वारा। ठीक है, ये सही है। बर्फीली टोपियों का पिघलना किसके परिणाम स्वरूप हो सकता है? तो ये होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि कॉटन डस्ट कहाँ का मुख्य प्रदूषक है? तो कॉटन डस्ट जो है कहाँ का मुख्य प्रदूषक है? तो वो है अहमदाबाद का। ठीक है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और उसके रूपांतरण व्युत्पन्नों के पौधों पर प्रभाव में है। क्या प्रभाव करता है? ये पर्णहरित विनाश कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण में सभी योगदान देते हैं अलावा, किसके अलावा सभी योगदान देते हैं प्रदूषण में? तो ये है जल विद्युत शक्ति परियोजना। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि पराबैंगनी प्रकाश की आणविक क्रिया मुख्य रूप से प्रतीत होती है किसमें? DNA के हाइड्रोजन बंध के विनाश से। DDT की फसलों पर छिड़काव प्रदूषण उत्पन्न करता है, कौन? वायु, मृदा, जल का। DNA को क्षति पहुंचाने वाला एक आयनिक विकिरण है, कौन? वो है आपका पराबैंगनी किरण है। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण एक स्वास्थ्य संकट इसलिए है क्योंकि इसके कारण ल्यूकीमिया होता है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? क्या है भाई, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए उपयोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो सामान्यतः बातचीत में जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह है 30 से 60 डेसिबल। ठीक है। ये और निम्न में प्रदूषित जल में अनुपस्थित होता है, कौन? वो होता है स्टोन फ्लाई लार्वा। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं? तो वह है आपका USA। ऊपरी वातावरण के ओजोन सतह किससे नष्ट हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड से, या फिर तो ये आप नष्ट हो रहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है। मोटर वाहन के निर्वात सबसे घातक धातु प्रदूषक क्या है? तो ये है आपका लेड। और अगला क्वेश्चन है, BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का संबंध किससे होता है? तो होता है कार्बनिक पदार्थ से और सूक्ष्म पदार्थ से, दोनों से। ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। हम फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहें और अपनी पकड़ को मजबूत बनाते रहें और आप अपनी परीक्षा को सफल बनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।